हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इतिहास की दुनिया। हमारी ये मध्यकालीन भारत की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बाबर से शुरुआत कर चुके हैं। हम देख चुके थे कि मतलब बाबर का जो प्रारंभिक जीवन बीतता है, जो उसका अर्ली कैरियर जाता है, वो किस तरह से बीतता है, उसको क्या क्या उसके सामने, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा एक मतलब बहुत बेसिक बेसिक जो जानकारियाँ थी उसको हम प्राप्त कर चुके थे। अब हम जानेंगे कि जो मतलब बाबर का जब आक्रमण हो रहा है तो उस समय भारत की राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक उसकी दशा है, जो उसकी कंडीशन है, वो कैसी बन रही है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो मतलब है वो यही है कि भारत का मतलब सॉरी भारत पर बाबर के आक्रमण के समय भारत की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, मतलब क्या थी, कैसी थी, इन सारी चीज़ों पे ही मतलब हमको डिस्कस करना है। तो अगर हम भारत के कंडीशन की बात करें तो भारत के कंडीशन में मतलब सबसे पहले अगर हम देखें तो जो यहाँ की कंडीशन बनती है, सबसे पहले क्या था कि यहाँ पे मतलब जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का क्या था कि वो अपने सूबेदारों और जो सामंत उनके थे, इतनी ज़्यादा उनको उन्होंने फ्रीडम दे दिया था कि वो मनमाना करते थे। और एक ऐसी कोई एक सेंट्रल मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मेन कोई ऐसा मतलब किंग नहीं था, या ऐसा इतने इब्राहिम लोदी इतने सक्षम नहीं थे कि वो जो उनकी वो टेरिटरी है उसको वो एक मतलब एक पूरा एकजुट लेके वो चल सके सारे सामंतों में अच्छे से, मतलब एक होता ना प्रशासन का सुचारू रूप से चलाना, वो उनके अंदर एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी इब्राहिम लोदी में। दूसरा कि उन्होंने राजपुताना और भी बाकी जगहों से इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उन लोगों से बैर लेके रखा था कि मतलब इतनी ज़्यादा दुश्मनी लेके रखा था कि कोई भी उनको मतलब फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करता था। और मतलब इसमें मेन रीज़न ये भी बनता है कि राणा मतलब इसी मतलब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जो राणा सांगा था उससे और मतलब जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, और इधर इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि राणा सांगा को किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद किसी भी उपाय को अपना के किसी भी तरह से बस इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाना था। दूसरा कि उस समय जो आलम खां लोधी थे, मतलब ये पंजाब के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, तो इनका क्या था कि ये चाहते थे कि वो सत्ता में आए, मतलब वो सत्ता में आने का मतलब वो शासक नहीं बनना चाहते थे, वो बेसिकली आलम खां लोधी को शासक बनाना चाहते थे। लेकिन दौलत खां लोधी भी अपना वर्चस्व चाहते थे कि शासन सत्ता में उनका, क्योंकि अगर आप किसी को थोड़ी सी भी स्वतंत्रता देते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ते बढ़ते ज़्यादा पहुंच जाती है। और जो पंजाब का एरिया था वो बहुत ही मतलब बहुत ही उसमें उपजाऊ उसकी भूमि थी, बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह आते थे। और इब्राहिम लोदी इतना ध्यान नहीं देता था कि कहाँ से कितने आ रहे हैं, हमको वसूली कहाँ से करनी है, मतलब राजस्व कहाँ से लेना है, क्या करना है, उसको कुछ मतलब नहीं था। बस उसको क्या मतलब था कि अच्छा ठीक है, हम सुल्तान हैं तो बस सुल्तान हैं, बाकी हमको किसी चीज़ से और भी मतलब नहीं होता। दूसरा मतलब हम बोल सकते हैं कि उसकी जो मतलब उस समय जो कंडीशन थी वो ये थी कि कोई भी ऐसा मतलब शासक भारत में नहीं था कि जो कि एक यूनिटी बना के सबको साथ लेके चल सके। इसको तो हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ के शासकों में ये था कि वो पर्टिकुलर अपनी टेरिटरी को ही बस सेफ रखना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जानते ही नहीं थे कि नहीं ये जो पूरे इंडिया है, ये पूरा इंडिया मतलब हमारा है, मतलब वो पूरा बस अपनी टेरिटरी, जो उनकी टेरिटरी है बस वो उसको ही अपना समझते थे। बाकी क्या कहाँ पे क्या हो रहा है उनको इस बात से किसी भी तरह से कोई भी मतलब नहीं होता था। और अगर हम देखें कि मतलब और भी इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, तो उस समय जो मतलब जितने भी अ, राज्य थे, मतलब हम बताएं कि राज्य जैसे जो भी दिल्ली सल्तनत के अंडर में आते थे, जो भी ऐसी मतलब लैंड्स थी जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतर्गत आती थी, तो उसका सही तरह से टैक्स का और बाकी सारी चीज़ों का अच्छे से कलेक्शन ना होने के कारण
जो राजकोष था वो भी बहुत मतलब खाली धीरे धीरे होते जा रहा था। पैसा का जब आय का आपका स्रोत नहीं है, आप जी भर के व्यय कर रहे हो, तो फिर आपके पास कैसे आपका मतलब राजकोष भरा रह सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी मतलब ऐसे कंडीशंस थी। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ना कि जो बाबर के मतलब भारत में आक्रमण के समय जो मतलब दशा थी, एकदम एट इज इट, मतलब एकदम सेम टू सेम कंडीशन जो थी जब 11वीं शताब्दी में तुर्कों के मतलब आक्रमण यहाँ भारत पे हुआ था, उस समय की जो कंडीशंस बनती है बिल्कुल वैसी ही थी। मतलब उस समय जैसे तैमूर का आक्रमण हुआ था, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्षेत्र थे वो मतलब उसमें उनमें यूनिटी नहीं थी, जो शासक थे उनके अंदर किसी भी तरह की ऐसी एकता जैसी कोई भावना ही नहीं थी। सेम ऐसे ही जब मतलब बाबर का इस समय आक्रमण हो रहा है, तो इस तरह की हमको कंडीशंस दिखाई देती हैं। तो कॉमन है कि जिस तरह से तुर्कों का जब आक्रमण हुआ तो उसका इतना ज़्यादा हमको प्रभाव दिखा, वैसे ही मतलब बाबर के आक्रमण के समय हमें उसका प्रभाव दिखेगा, और वो दिखता भी है। 1526 में दिखेगा, 27 में दिखेगा, 28 में दिखेगा, 29 में दिखेगा। आगे चल भी हमको बाबर के जो मतलब आक्रमण है उसका मतलब अच्छा खासा हमको प्रभाव दिखता रहता है। अगर हम एक एक मतलब ऐसे पर्टिकुलर लेके चले, तो हम सबसे पहले देखें कि उत्तर भारत में उस समय राजनीतिक स्थिति, मतलब हेडिंग डाल सकते हैं कि उत्तर भारत में उस समय राजनीतिक स्थिति वहाँ की कैसी थी। तो 1526 में भारत की जो राजनीतिक अवस्था थी वो बहुत ही दयनीय थी। इतनी दयनीय थी कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब एक आता है आक्रांता, वो इतना मतलब इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करके जाता है कि जो 1557 में ही उखड़ती है। दिल्ली सल्तनत अपनी अंतिम सांस ले रहा था। पूरे भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। जब उनके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा आप सामंतों को स्वतंत्रता देंगे तो वो चाहेंगे कि हम पूरा स्वतंत्र शासन करें। इनमें आपसी एकता और संगठन बिल्कुल भी नहीं था, और प्रतिस्पर्धा तो बहुत एक मतलब एक्सट्रीम लेवल की बढ़ती जा रही थी। ये हमेशा अपने आप को मतलब दूसरों को अपमानित करते थे और उनको पराजित करते थे। और ऐसा वो हमेशा अपने जो उनका ड्रीम था, ये नहीं था कि मतलब हम सब एक साथ रहें। ड्रीम उनका ये रहता था कि हम इनको पराजित कर लें, कैसे अपमानित कर लें, बस। और ऐसी जो कंडीशन बन रही है ना, कोई भी अगर महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन है। और चूंकि बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था, चूंकि बाबर एक महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी भी था। और एक मतलब आते हैं हिस्टोरियन प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और वो बोलते हैं कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था। शक्तिशाली और दृढ़ संकल्प वाले आक्रमणकारी के लिए उसकी विजय एक अनायास शिकार थी। ये उनका बहुत मतलब एक बहुत अच्छा ही उनका मतलब ये शब्द मतलब एक अच्छी कोटेशंस देते हैं वो। फिर आता है कि लेकिन इसका खंडन करते हैं रसब्रूक विलियमसन। उन्होंने कहा था कि भारत की राजनीतिक इकाई वो नहीं मानते हैं इस बात, जैसे इन्होंने कहा ना कि छोटे छोटे राज्यों का संघ था, तो वैसा कुछ नहीं मानते हैं। वो बताते हैं कि भारत का कोई मतलब इस तरह से जो संघ वाला है ये कोई इतिहास ही नहीं था, क्योंकि भारत पृथक पृथक राज्यों का एक समूह था। और इसका उदाहरण हमको जब बाबर का आक्रमण दिखता है तो जो सब लोग बिखरे हुए हैं उससे हमको ये दिखता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हिस्टोरियंस हैं उनके अपने अपने मत हैं। फिर अगर हम बात करें कि उस टाइम दिल्ली में क्या चल रहा था, अभी तो हमने उत्तरी भारत की देख लिया। दिल्ली में लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी 1517 से मतलब बैठते हैं, शासक बनते हैं, और 1526 तक शासन करते हैं। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो कमजोर पड़ चुकी थी। साम्राज्य एकदम सिकुड़ कर एकदम छोटा सा रह गया था। और लेकिन फिर भी क्या था ना कि दिल्ली जो थी वो भारतीय राजनीति की एक धुरी थी, एक केंद्र बिंदु था। और प्रत्येक महत्वाकांक्षी शासक दिल्ली पर अधिकार का मतलब दिल्ली पर अधिकार करके भारत के सम्राट बनने की इच्छा हमेशा से ही मतलब जताता रहता था। और जो दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था वो बहुत ही अयोग्य शासक था। उसकी जो मतलब जो क्रूरता मतलब थी, जो उसकी नीतियां थीं, और जो मतलब जो भी अफगान सरदार से वो जो उनसे अपना मतलब एकदम उनसे अपना मुंह मोड़ लेता है। और विभिन्न प्रकार के जो अफगान सरदार थे, जैसे लुहानी उस समय थे, निहाजी थे, फरमूली थे,
ये सब क्या थे कि ना इब्राहिम लोदी को बस किसी भी तरह से सत्ता से हटाना है तो हटाना है, इस तरह का वो प्रयास में लगे रहते थे। फलस्वरूप क्या होता है कि इब्राहिम ने क्रूरता पूर्वक इन विद्रोही अफगानों का तो दमन मतलब एक तरह से कर दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो पाया था। कोशिश तो उन्हें उसने बहुत अच्छा कहा था। इस तरह से क्या होता है कि बिहार के जो सूबेदार थे दरिया खान रूहानी, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं और इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे आलम खां लोदी, वो कुछ अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त करके दिल्ली के ही गद्दी पर मतलब दावा अपना पेश करना चाहते। जैसे मैंने बताया ना, जो दौलत खां लोदी थे वो खुद सिर्फ सत्ता में मतलब अपना एक चाहते थे कि उनकी एक पर्टिकुलर उनका स्थान हो, उनको वैल्यू मिले, बट ऐसा नहीं था कि वो मतलब सम्राट बनना चाहते थे, वो सम्राट आलम खां लोदी को बनाना चाहते थे। फिर क्योंकि आलम खां लोदी को क्योंकि ये जो आलम खां लोदी है ये इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर जो वो होता है ना कि राजशाही खून, वो उससे संबंधित थे और अमीरों में और बाकी लोगों में किसी तरह से मतलब कोई ऐसी मतलब स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि उनका मतलब विरोध होना शुरू हो जाए दौलत खां का। इसलिए वो चाहते थे कि ठीक है आलम खां लोदी बन जाए शासक, लेकिन मुझे भी उसमें अच्छी खासी मतलब मुझे पोजीशन मिल जाए। इस तरह से यहाँ पे हमको दिखा कि मतलब ये दिल्ली की स्थिति। गुजरात में क्या था कि गुजरात में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक मतलब ये जो गुजरात था ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था, और तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न जो राजनीतिक स्थिरता था उसका लाभ बहुत अच्छे से तातार खां ने उठाया था और 1401 में उसने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। और अगर हम देखें कि 1526 में, तो 1526 में मुजफ्फर शाह द्वितीय उसकी मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह जो था वो गुजरात का शासक बन जाता है। ये थी उस समय गुजरात की मतलब स्थिति चल रही है। फिर अगर हम बहमनी राज्य की बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली मुसलमान राज्य अगर कोई था तो वो बहमनी ही था। इन्होंने क्या किया था कि जब वो ये देख रहे हैं कि तुगलक वंश की जो सत्ता है वो दक्षिण में धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, तो इन्होंने कहा कि 1400 मतलब 36 में इन लोगों ने क्या किया कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के अवशेषों पर ही कर ली थी। और इस तरह से 1526 में बहमनी के सुल्तान कलीमुन शाह की मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का अस्तित्व एकदम समाप्त हो जाता है और जो इनके अवशेष थे वो दक्षिण में क्रमशः 5 राज्य बीजापुर, अहमदनगर, बरार या बर्री भी बोलते हैं इसको, और फिर गोलकुंडा, बीदर, इस तरह से हमको दिखता है मतलब इस तरह से मतलब दिखता है, इन सारे राज्य दिखते हैं। फिर आते हैं मालवा पे। तो मालवा पे क्या था कि 1436 में मालवा जो था वो खिलजियों के शासन मतलब इसमें आरंभ हुआ था, और बाबर भी इस बात का उल्लेख करता है कि मालवा का शासक खिलजी वंश का था। बाबर मालवा वंश के शासक सुल्तान महमूद का उल्लेख करता है, सुल्तान महमूद का नाम अभी और आएगा, और राणा सांगा से महमूद का संघर्ष भी हुआ था। राणा ने मालवा के अनेक मतलब भागों पर अपना अधिकार कर लिया था, और आंतरिक विरोधों के कारण बाबर के आक्रमण के समय मालवा राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, बहुत ज्यादा। इस तरह से हमने देख लिया अलग अलग उस समय क्या चला था। एक विजयनगर को भी देखना बहुत जरूरी है। बाबर के अनुसार अगर हिंदू राज्यों में बात करें तो राज्य एवं सैनिक दृष्टि से विजयनगर का राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, सर्वाधिक शक्तिशाली था, और वो तुजके बाबरी में इस चीज को एक्सप्लेन भी करता था कि अगर उस समय मेरे आक्रमण के समय अगर पूरे भारत में कोई एक मुझे चुनौती मतलब देने की उसमें था तो वो सिर्फ हिंदू मतलब अगर हिंदू अगर मुसलमानों में बात करें तो बहमनी था, और अगर हिंदू में बात करें तो विजयनगर साम्राज्य था। और विजयनगर में उस समय शासन कौन कर रहा था? कृष्णदेव राय थे। फिर बात करें हम मेवाड़ में, तो मेवाड़ में जो उस समय राणा सांगा जी थे उनका शासन चल रहा था। और बस इतना ही देख लेंगे। पंजाब में देखेंगे तो पंजाब जो था वो दिल्ली सल्तनत में आता था, और मतलब यहाँ पे भी बाबर का जब आक्रमण होता है तो पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खां लोधी, वो मतलब धीरे धीरे क्या था कि वो भी फायदा इब्राहिम लोदी का उठा के मतलब इब्राहिम लोदी की जो मतलब दयनीय स्थिति क्या बोले उसको, जो मतलब इस तरह से
कोई भी एक केंद्रीय सत्ता ना देख के वो भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। फिर इस तरह से बहुत सारे आते हैं, सिंध का एरिया आता है, मुल्तान का आता है, कश्मीर का आता है, जौनपुर आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, खानदेश आता है, राजपूताना आता है, कामरूप आता है। बहुत सारी इसकी पॉलिटिकल कंडीशन उस समय थी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जितने भी हमने नाम लिए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम पानीपत स्टार्ट कर दें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डेली मैं वीडियो अपलोड करूँ, बट इतनी मतलब इस तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता, कोई मतलब ना तो किसी के कोई डाउट्स होते हैं, ना तो कुछ भी होते हैं। तो इस तरह से एक होता है ना अंदर को, जो मतलब मोटिवेशन इंसान को मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा दोस्तों में अपने शेयर करेंगे, और मतलब लाइक भी कर देंगे। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, उससे मुझे एक आइडिया मिलेगा कि आखिर किस किस को ठीक लग रहा है, कितनी और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।